अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े के बारे में कि जिसको बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारक बिन ज़ियाद की कश्तियाँ जलाने के वाक़े को। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वाकई तारक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जलाई थीं या सिर्फ़ अवामी रवायात की बिना पर इसे तारीख़ का नाम दे दिया गया है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कई शख्सियात के हवाले से लोगों में गलत सलत बातें मशहूर हो जाती हैं। कई बार तो ये इतनी मशहूर होती हैं कि बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ़ होता है और इनकी इसी शोहरत की वजह से मुहक्किकीन हज़रात भी बग़ैर तहकीक इसे आगे बयान कर देते हैं। मुहक्किकीन की इस हरकत का नुकसान ये होता है कि अवामी सतह पर मशहूर वाक़या तारीख़ी हवाला बन जाता है। जब बाद में कोई शख्स इस पर एतराज़ करता है तो इसे ये जवाब मिलता है, अगर ये सच नहीं तो फ़लाँ फ़लाँ मौरिख़ ने इसे क्यों बयान किया। लोग ये बात नहीं जानते कि ख़ुद इब्न खलदून अपनी तारीख़ के मुक़दमे में हमें समझा चुके हैं कि मौरिख़ को सिर्फ़ नाकिल नहीं बनना चाहिए बल्कि इसे दरायत और रवायत के असूलों से काम लेना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम दरायत और रवायत के असूलों को अपनाते हुए ऐसे वाक़यात की छान पटक करें। तारक बिन ज़ियाद अफ़्रीका के बर्बर कबीला से ताल्लुक़ रखता था। पहले तो ग़ुलाम था, लेकिन अपनी सलाहियतों की बदौलत खलीफा की नज़र में आ गया। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जब अफ़्रीका को मिस्र के सूबे से अलग किया तो वहाँ नए गवर्नर के तौर पर मूसा बिन नसीर को तैनात किया। मूसा बिन नसीर जब तंजा मौजूदा मराकश तक पहुँचा तो सामने इसके स्पेन था। इब्तदा में तरीफ़ बिन मालिक नख़फ़ी की सरबराही में छोटे दस्ते भेजे गए जिन्होंने रास्ता साफ़ किया। फिर तारक बिन ज़ियाद की सरबराही में एक बड़ा लश्कर रवाना किया गया। तारक जब स्पेन पहुंचा तो इसने कर्तबा की राह ली, लेकिन इससे पहले इसकी जंग वहां के बादशाह रॉड्रिक से हो गई। ये जंग इस्लामी तारीख़ में मार्काए वादी लिका के नाम से जानी जाती है। इस जंग की असल तारीख़ पर तो इख्तिलाफ़ है, लेकिन महीना रमज़ान का था और साल 92 हिजरी था, जबकि ईसवी महीना जुलाई का था और साल 711 ईस्वी था। इसी जंग के ताल्लुक़ से वो मशहूर वाक़या बयान किया जाता है कि तारक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला दी थीं और कहा था, पीछे समुंदर और आगे दुश्मन। अल्लामा इकबाल ने अपने फ़ारसी इशार के मजमूए क़याम मशरिक़ में नज़म अल-मुल्क लिल्लाह के तहत इस वाक़े को शायराना अंदाज़ में बयान किया। सवाल ये है कि क्या ये वाक़या दुरुस्त है। इसके लिए ज़रूरी है कि 4 बातें समझ ली जाएं। नंबर 1, अगर कोई वाक़या गैर मामूली शोहरत रखता है तो इसके शवाहिद भी गैर मामूली होने चाहिए। नंबर 2, कदीम माखज़ से इसका ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3, अगर बयान करने वाला आइनी शाहिद है तो इसे वसूख से बयान करना चाहिए, ना कि वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो। नंबर 4, अगर बयान बाद के किसी शख्स ने रवायत किया है तो उसे अपना माखज़ बयान करना चाहिए। ये वाक़या इन तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरता। ना इसके शवाहिद गैर मामूली हैं, ना कदीम माखज़ में इसका ज़िक्र है, ना बयान करने वाला आइनी शाहिद है और ना ही आगे फैलाने वाले किसी माखज़ की निशानदही करते हैं। इससे बढ़कर इस वाक़े के साथ मजाक और क्या होगा कि ये वाक़या सबसे पहले जिस किताब में बयान हुआ वो तारीख़ नहीं बल्कि जोग्राफ़िया की किताब है। तारक बिन ज़ियाद के इंतकाल के 400 से भी ज़्यादा साल बाद कर्तबा के एक जोग्राफ़िया दान शरीफ अदरीसी ने जोग्राफ़िया पर एक किताब लिखी जिसका नाम है नज़हतुल मुश्ताक़। इस किताब में जबल तारक का तारुफ़ कराते हुए शरीफ अदरीसी ने लिखा कि अरबों के शक को जो इन्हें तारक की हिम्मत पर था रफ़ा करने की गरज से कश्तियाँ जलाने का हुक्म तारक की तरफ से दिया गया था। लेकिन मसला ये है कि एक तो वाक़या इस तरह बयान हुआ है, युकालू यानी कहा जाता है, अब कौन है कहने वाला कुछ नहीं पता। फिर ऊपर से तारक बिन ज़ियाद को इस किताब में तारक बिन अब्दुल्ला लिखा गया है, जो कि इतनी फाश गलती है कि इस किताब का मुहक्किक भी इसके तरदीद पर मजबूर हो गया। नीचे हाशिए में मुहक्किक लिखता है, मुझे नहीं पता कि क्यों इसे तारिक को गलत मंसूब किया गया है, लेकिन मुझे इसकी एक ही वजह समझ आती है, वो ये शरीफ अदरीसी असल में जोग्राफ़ी की किताब लिख रहे थे, ना कि तारीख़ की। इनका मकसद सिर्फ़ इतना बताना था कि जबल तारिक को जबल तारिक क्यों कहते हैं।
دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ اسی کتاب کو بنیاد بنا کر ایک اور جغرافیہ دان امام حمیری نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الروض المعطار، جس سے امام حمیری نے اسی عبارت کو ہو نقل کیا بغیر اصلاح کے۔ کمال ہے یہ تو۔ تاریخ کی بات کریں تو صرف 2 کتابیں ایسی ہیں جن میں کشتی جلانے کا ذکر ہے۔ ایک کا نام ہے الاکتفاء فی اخبار الخلفاء۔ اس میں امام ابن القرطبوس نے صرف اتنا لکھا ہے کہ کرتبہ کی جانب جاتے ہوئے طارق نے کشتیاں جلا دیں اور کہا مارو یا مرو۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ واقعہ ہے 1 صدی ہجری کا اور امام ابن القرطبوس ٹھہرے 6 صدی ہجری کے، اور اوپر کوئی حوالہ نہیں، کیسے مان لیا جائے اسے؟ دوسرا حوالہ امام المکری الطلسمانی کا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے نفح الطیب۔ اس میں جلد 1 صفحہ 240 پر جہاں انہوں نے طارق بن زیاد کے حوالے سے لکھا کہ تمہارے آگے دشمن پیچھے سمندر ہے، خاص وہاں تو کوئی ذکر نہیں کیا کشتی جلانے کا، لیکن اسی جلد کے صفحہ 258 پر راڈرک کے ایک پہلوان کی گفتگو لکھی جس میں وہ راڈرک کو کہتا ہے کہ تم انہیں ہرا نہیں سکتے کیونکہ یہ کشتیاں جلا کر بیٹھے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام المکری نے اس واقعے کو کیلا کہہ کر لکھا ہے، یعنی کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام المکری کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں، بس مشہور بات لکھ دی انہوں نے۔ ان حوالوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ واقعہ پہلی بار ضبط تحریر میں آیا ہی 400 سال بعد تھا، اور اسے بیان کرنے والوں کے پاس بھی سوائے عوامی روایات کے کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب یہاں کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہ واقعہ اگر غلط ہے تو اسے بیان کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابیں کسی اصول کو سامنے رکھ کر نہیں لکھی گئیں، بلکہ ہر قسم کا رطب و یابس اس میں شامل کر دیا گیا اور فیصلہ بعد والوں پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ اس وقت تو لوگوں کو جوش جذبہ دلانے کے لیے اس طرح کے واقعات اچھا اثر ڈالتے ہیں، پھر اوپر سے ان میں چونکہ جذبہ ایمانی کا شاندار مظاہرہ ہوا ہے، اس لیے علماء اور صوفیاء نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔